लास्ट क्लास के अंदर हमने अपना रजिस्ट्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सेक्शन नंबर 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट किया था। किन किन लोगों को करवाना है रजिस्ट्रेशन? जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख से कम है, वो अपनी मर्जी से तो चाहे रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन डिपार्टमेंट उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं बोल सकता। ठीक है सर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख क्या है, ये हमने कल लास्ट क्लास में समझा था, एग्रीगेट टर्नओवर है। लेकिन ये लिमिट अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि स्टेट वाइज लिमिट वेरी करती हैं। कुछ स्पेशल स्टेट हैं, कुछ वेरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं और कुछ नॉर्मल स्टेट हैं। आप गुड्स का काम करते हो या आप सर्विस का काम करते हो या सर्विस प्लस गुड्स का काम करते हो, आप नॉर्मल गुड्स बनाते हो, आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाते हो, आप स्पेसिफाइड गुड्स बनाते हो, इन सभी पैरामीटर्स को टेस्ट को देखते हुए पता लगता है कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। और ये एग्जाम का हॉट टॉपिक था जो कल हमने समझा। आज हम फटाफट से बैलेंस रजिस्ट्रेशन के टॉपिक को पूरा करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 23। ये पहले सेक्शन का बिल्कुल अपोजिट है, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पर्सन नॉट लायबल, किन लोगों को नहीं करवाना रजिस्ट्रेशन? दो लोगों को नहीं करवाना साहब, कोई जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन की। पहला, एक ऐसा बंदा जो होली एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाता है, ऐसा बंदा जो होली एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाता है या उसकी जो गुड्स हैं वो नॉन टैक्सेबल हैं, उसके ऊपर जीएसटी का दायरा नहीं है। होली एग्जेम्प्टेड, होली वर्ड पे फोकस करना। होली सारा का सारा प्रोडक्शन, इतू भी 1 रुपए का सामान भी वो टैक्सेबल नहीं बेचता, वो एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचता है या एग्जेम्प्टेड सर्विस देता है। दूसरा, एग्रीकल्चरिस्ट, या भाई साहब वो किसान है। कौन है? किसान। और किसान वो है जो अपनी लैंड से कल्टीवेशन करके जो फसल उगाता है, वो खुद कल्टीवेशन मेहनत करे, वो अपनी फैमिली के साथ मेहनत करे, वो सर्वेंट को लगा के, नौकर चाकर को लगा के मेहनत करे, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर करे, ऐसे लोगों को किसान बोलते हैं। अगर किसान सिंपली ट्रेडिंग कर रहा है, वो राइस लेके आगे राइस बेच रहा है, चाय लेके चाय बेच रहा है, तो किसान नहीं है, ध्यान रखना। तो अगर कोई प्योर एग्रीकल्चरिस्ट है जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से अपनी इनकम कमाता है, और दूसरा जो होली एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाता है, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवा के उखाड़ भी क्या लोगे साहब, क्योंकि आप इनसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो सेक्शन नंबर 23 हम फटाफट बुक से भी मैच कर लेते हैं एक बार। सेक्शन नंबर 23, द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट, एनी पर्सन एंगेज्ड, वर्ड बेटा एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक्सक्लूसिवली होली एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाता है, और दूसरा नाम था एग्रीकल्चरिस्ट। अगला क्वेश्चन होता हमारा आ सकता है कि हु इज एग्रीकल्चरिस्ट? किसान कौन होता है? किसान वो है भाई साहब जो खुद से काम करे, अपनी फैमिली के साथ काम करे, या सर्वेंट्स को साथ लगा के काम करे, लेकिन अपनी पर्सनल सुपरविजन में काम करता है, ऐसे बंदे को किसान बोला जाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट सेक्शन बताओ कौन सा आएगा? सेक्शन नंबर 24। सर 23 खत्म हो गया, इतना ही था। पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में आप दो बातें ध्यान में रखेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट और वो बंदा जो होली एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाता है, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना। सेक्शन 24, मैंडेटरी, लेना ही लेना। भगवान, लेना ही लेना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। सर हम इसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कह सकते हैं आप। 1 रुपए की भी अगर आप सप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा साहब, भूल जाइए आप। ये 10 लाख 20 लाख 40, ये सब बाउंडर दूसरे लोगों के लिए हैं। आपने अगर 1 रुपए की सप्लाई कर दी तो आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। सर ऐसे कौन लोग हैं? सबसे पहले इसके अंदर है इंटर स्टेट जो भी माल बेचेगा, इंटर स्टेट जो भी गुड्स की सप्लाई करेगा। सर आपने सिर्फ गुड्स बोला है, आपने सर्विस नहीं बोला, बड़े ध्यान सुनना। जो भी बंदा इंटर स्टेट होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में, हरियाणा से एमपी में, एमपी से बिहार में, बिहार से महाराष्ट्र में, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर आप गुड्स बेचते हो, चाहे वो 1 रुपए की गुड्स हो, जाओ कराओ अपना रजिस्ट्रेशन, भाई साहब मैंडेटरी है। सर एक बात बताओ, फिर सेक्शन नंबर 22 में जो आपने करवाया कि 10 लाख की लिमिट है या 20 लाख की लिमिट है या 40 लाख की लिमिट है, फिर वो क्या था? वो सारा का सारा इंट्रा है, इंट्रा सप्लाई, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट सप्लाई है। अगर 1 रुपए की सप्लाई आगे चली गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सारे सेक्शन आपस में इंटर रिलेटेड हैं। सर अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो तो क्या होगा? फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो सर्विस के अंदर 10 लाख या 20 लाख रुपए की जो नॉर्मली लिमिट चलती है वो सर्विस के ऊपर मिलेगी। ध्यान रखना, इंटरस्टेट गुड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में है, इंटरस्टेट सर्विसेज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में नहीं है। यहां 10 लाख 20 लाख जब क्रॉस होगा तो ये आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो यहां छूट अवेलेबल है। सर गुड्स का भी कोई एक्सेप्शन है? मैंने कहा हाँ, अगर आप इंटरस्टेट गुड्स बेचते हो और वो गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स है, कौन सी गुड्स है वो? हैंडीक्राफ्ट गुड्स है।
हैंडीक्राफ्ट गुड्स वो होती है जो प्रीडोमिनेंटली हाथ से बनाई जाती है। जरूरी नहीं कि सारा काम हाथ से होना चाहिए, मेजर काम हाथ से अगर हो रखा है तो कुछ अगर मशीनरी से या बिजली से भी हो रखा होगा चलेगा, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स है गवर्नमेंट उनको बढ़ावा देना चाहती है। इनके केस में भी आपके ऊपर 10, 20 लाख और 40 लाख की जो नॉर्मल लिमिट अवेलेबल है, ये लिमिट आपको मिलती रहेगी। नॉर्मल गुड्स इंटरस्टेट बेचोगे तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन हैंडीक्राफ्ट बेचोगे तो जब तक आपका रिस्पेक्टेड टर्नओवर क्रॉस नहीं कर जाएगा, जैसे मान लो 40 लाख आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो जब तक 40 लाख क्रॉस नहीं कर जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ठीक है सर। दूसरा सर, और किस किस को कराना होता है रजिस्ट्रेशन? अगर आप सीटीपी हैं, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल, ये बरसाती मेंढक होते हैं, कभी कभार ओकेजनली काम करने के लिए निकलते हैं। दिल्ली के अंदर ट्रेड फेयर लगा हुआ है, पूरे साल कुछ नहीं करेंगे, जाएंगे ट्रेड फेयर में एक महीना अपना वो पलड़ बिछा के काम करेंगे जयराम जी की, ऐसे लोगों को कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है साहब। इनको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। ये मौसमी मेंढक हैं, ये तो छुप जाएंगे, बाद में टैक्स किससे लोगे? तो मैंडेटरी है, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, आप एक पैसे की सेल भी कर रहे हैं तो आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। ओके सर। सर और कौन है इस लिस्ट में? एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ध्यान रखना, सीटीपी एनआरटीपी भाई भाई हैं, सीटीपी एनआरटीपी भाई भाई हैं। इन दोनों के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत कम विश्वास है। ये तो वो है सीटीपी जो कभी कभार बिजनेस करते हैं, ओकेजनली बिजनेस करते हैं, और एनआरटीपी वो है नॉन रेजिडेंट जो यहाँ रहता ही नहीं है, जो रहता ही बाहर है, बस यहाँ किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या कैसे न कैसे करके अपना काम चला रहा है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इनको भी अगर इंडिया में करना है सप्लाई तो करना पड़ेगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। फोर्थ सर, और कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर सर ये आजकल बड़े चल रहे हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, जितने भी आपकी ऑनलाइन साइट्स हैं जो ट्रेडिंग एंड सर्विसेज के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं, इन लोगों को मैंडेटरी कराना होता है रजिस्ट्रेशन। ओके सर। सर और कौन बच गया अब? एग्रीगेटर। सर ये एग्रीगेटर नई टर्म है जो किसी चीज को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म देता है जहां दो पार्टी टकराती हैं और वो इंटरमीडिएरी का काम करता है। जैसे ओला और उबर कैब है, ओला और उबर, इन लोगों ने प्लेटफॉर्म बना के दिया टैक्सी वालों को और पैसेंजर्स को। तो ओला उबर ये भी एक टाइप के ई कॉमर्स ऑपरेटर ही हैं, इन लोगों को भी मैंडेटरी कराना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन। सर और कौन है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सामान बेचेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अमेजोन, खुद अमेजोन है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है, लेकिन अगर कोई बंदा अमेजोन के थ्रू कोई गुड्स बेच रहा है, कोई गुड्स बेच रहा है, तो उसको भी करवाना पड़ेगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। हे भगवान, ये तो भला है, लेकिन फिर से एक्सेप्शन आएंगी। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो, यहां गवर्नमेंट नरम है, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आपके ऊपर नॉर्मल लिमिट जो लगती है वह लगेगी, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पे अवेलेबल है। सर अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज सप्लाई करें तो भी आपको थ्रेशोल्ड लिमिट मिलती रहेगी 10 लाख 20 लाख की, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन अगर आपने गुड्स सप्लाई करी और गुड्स नॉर्मल है तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर और कौन है? जो लोग रिवर्स चार्ज के अंदर, जिन लोगों का नाम आ चुका है, जिनको रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स पे करना होता है। रिवर्स चार्ज क्या होता है अगली क्लास में देखेंगे, तो फिलहाल हम रजिस्ट्रेशन निपटा लें। जिन लोगों को रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स पे करना होता है उन लोगों को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और वो सारे लोग जिनको नोटिफाइड कर दिया भारत सरकार ने कि आपको कराना, तो कराना, बधाई सर। ये सेक्शन 24 भी आपका हो गया खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट था, फटाफट मिलवा देता हूं। सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है? अगर आप इंटरस्टेट करेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स तो करवाना है रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज देते हैं तो 10-20 लाख की जो छूट है वो आपको मिलती रहेगी। हैंडीक्राफ्ट के गुड्स में भी आपको लिमिट अवेलेबल है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कराना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज वालों को करवाना पड़ेगा, एनआरटीपी नॉन रेजिडेंट वालों को करवाना पड़ेगा, मैंडेटरी करवाना पड़ेगा। एक पॉइंट जो हम भूल गए थे, क्या? अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन के एजेंट हैं, आप रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन का सामान बेचेंगे, तो आपको भी कराना पड़ेगा मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ओके सर। ओला उबर कैब वालों को करवाना है जी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को करवाना है, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सामान बेचेगा उसको भी करवाना है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। लेकिन सर्विस बेचूंगा या हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचूंगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। कब तक? जब तक मेरे पास लिमिट अवेलेबल है। ओके सर। सर नेक्स्ट सेक्शन आपका 25, सेक्शन नंबर 25। सर ये क्या कहता है? सेक्शन नंबर 25 P4 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन।
सर प्रोसीजर और सिखा दो। हाँ बस हमें समझ में आ गया कि रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे करवाना है। अब ये बताओ, अगर करवाना है तो कैसे करवाया जाए। प्रोसीजर का मतलब होता है कैसे करवाना है रजिस्ट्रेशन। पेपर में कई बार इसके स्टेप पूछ लिए जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाउ टू गेट रजिस्टर्ड विद जीएसटी डिपार्टमेंट। तो पहला, जिन बच्चों को स्टेप नहीं आते कई बार जबरदस्ती स्टेप बना देते हैं। इंटरनेट ऑन किया, पहला स्टेप। रूम खोला, दूसरा स्टेप। माउस हिलाया, तीसरा स्टेप। स्क्रीन ऑन की, चौथा स्टेप। जीएसटी की साइट पे गए, पांचवा स्टेप। साइट ऑन चलाई, 6 स्टेप। रजिस्ट्रेशन खोला, 7वां स्टेप। 6 नंबर का था, 7 स्टेप लिख दिए, नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, स्टेप आपके होने चाहिए इंपोर्टेड स्टेप। ऐसे तो आप जितने मर्जी स्टेप बना सकते हैं। ओके सर, अगर आपको करवाना है रजिस्ट्रेशन तो सबसे पहला स्टेप है साहब, आप जाएंगे www.gst.gov.in, इस साइट पे आप चले जाएंगे। वहां आपको रजिस्ट्रेशन का कॉलम मिलेगा और वहां आप REG01 फॉर्म पे क्लिक करेंगे। REG का मतलब होता है बेटा रजिस्ट्रेशन। इसको बड़ा सिंपली समझाऊंगा, बुक से मैच करेंगे तो बड़ा लंबा लंबा दे रखा है। मैं आपको 5-6 स्टेप बताऊंगा, इतने पेपर में लिख देना, 1 मार्क्स आपका नहीं कटेगा। सर सबसे पहले हम जीएसटी की www.gst.gov.in साइट पे जाएंगे। ओके, REG01 पे क्लिक करेंगे। ये फॉर्म का नाम है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप नॉर्मल पर्सन है तो आप REG01 फॉर्म पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे इसके 2 पार्ट खुलेंगे, पार्ट ए, ओके सर, और पार्ट बी। पार्ट ए खुल गया आपके सामने, पार्ट बी आपके सामने आ गया। सर पहले कौन सा भरना है? चुप करो, मैं बताऊंगा। पहले आपको पार्ट ए भरना है। क्यों सर? इसमें छोटी मोटी डिटेल होती है, छोटी मोटी माइनर सी डिटेल होती है। कोई डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाता, लेकिन पार्ट बी के अंदर मेजर डिटेल होती है। पार्ट बी का ही रियलिटी में नाम होता है एप्लीकेशन। ये होती है एप्लीकेशन जो पार्ट बी में होती है। पार्ट ए में सिर्फ हमें करना क्या पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना। आपको अपना जो पैन नंबर है, पैन नंबर की वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, उस पर OTP आएगा, वो वेरीफाई होएगा। आपको ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, उसके ऊपर OTP आएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। जब ये तीनों चीजें वेरीफाई हो जाएंगी तो एक TRN नंबर जनरेट करेगा। TRN, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जब तक ये TRN नंबर जनरेट नहीं होगा, जब तक पार्ट बी नहीं भरा जा सकता। सर मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सर अब मान लो TRN नंबर भी जनरेट हो गया और हमने पार्ट बी भी भर दिया और भर के हमने सबमिट कर दिया, हमारी तरफ से खेल खत्म। अब क्या होगा? अब REG02 फॉर्म है बेटा, REG02 पे आपके पास मेल के थ्रू एक एक्नॉलेजमेंट आएगी। क्या आएगी? एक एक्नॉलेजमेंट। भाई साहब आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। REG02 का मतलब ये नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया आपको, गधो। REG02 का मतलब एक्नॉलेजमेंट आई कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम उनको करेंगे चेक। सर चेक कौन करेगा? प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा। कौन चेक करेगा? प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा। सर जब ये चेक करेगा तो 2 ही केस पॉसिबल हैं, या तो हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ओके है, और या हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओके नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, पहले ओके बढ़िया सीन देख लेते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन फाउंड टू बी करेक्ट, अगर एप्लीकेशन बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। REG06 में विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर, बधाई हो, विद इन 7 डेज आपके घर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके सर। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन गलत है तो एक फॉर्म याद करना पड़ेगा बेटा, REG03, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू। REG03 पे तुम्हारे घर क्या आएगा? नोटिस आएगा। भाई साहब आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ये गलती है, इसको करेक्ट करो। उनको कोई चीज, कोई किसी चीज पे डाउट गया, कोई इंफॉर्मेशन उनको मांगनी है, तो वो आपके घर REG03 आपको क्या कर देंगे? नोटिस सेंड कर देंगे। इस REG03 भी आपको 7 दिन के अंदर भेजा जाता है। या तो आपके 2 ही चीज होंगी, जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट की है उसके 7 दिन के अंदर या तो GST नंबर मिल जाएगा, या तुम्हें REG03 के अंदर क्या मिल जाएगा? नोटिस आ जाएगा। इसका जवाब हमें देना है। हमें कितने दिन के अंदर? उन्होंने 7 दिन लिए तो हम भी 7 दिन लेंगे। ध्यान से सुनना, हम REG04 में इस नोटिस का देंगे रिप्लाई। रिप्लाई को बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। क्या देंगे? क्लैरिफिकेशन। हमने जवाब दे दिया, उन्होंने कुछ पूछा, हमने जवाब दे दिया। लो साहब ये आपका जवाब है। ये क्लैरिफिकेशन जो हमने दी, अब गेंद फिर किसके पाले में चली गई? GST डिपार्टमेंट। या तो हमारा जवाब सही है या गलत है, या तो हमारी क्लैरिफिकेशन है ओके, फाउंड टू बी करेक्ट, या ओके नहीं है। अगर ओके मिली तो बधाई हो, REG06 में आपको मिल जाएगा GST नंबर। लेकिन अगर ये गड़बड़ है तो बहुत हो चुका। अब आपको REG05 में 5 में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और रिजेक्ट के साथ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस वजह से आपको रिजेक्ट किया गया है। बधाई हो, ये था प्रोसीजर।
सर इसको एक बार ओरली रिवाइज कराओ। बिल्कुल, www.gst.gov.in साइट पे जाएंगे, वहां जाके रजिस्ट्रेशन के कॉलम पे क्लिक करेंगे, वहां एक फॉर्म होगा REG01, उस पर क्लिक करेंगे, दो पार्ट खुलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए चुटमुट डिटेल है, माइनर्स डिटेल है, पार्ट बी मेजर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, मेजर डिटेल है। पार्ट बी में सिर्फ 3 चीजें होती है, पेन वेरीफाई करना है, मोबाइल वेरीफाई करना है, ईमेल वेरीफाई करनी है। जैसे ही तीनों चीज वेरीफाई होंगी, एक नंबर जनरेट होगा, MRN नंबर। बोलो कौन सा, MRN या TRN? गधो, मैं तो उल्टा बोलूंगा, आप मुझे रिकरेक्ट किया करो। एक TRN नंबर जनरेट होगा, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, इसकी मदद से हम पार्ट बी भरेंगे। पार्ट बी जैसे हम सबमिट कर देंगे, REG02 में हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आएगी, बधाई हो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। तो बोलो ना क्या हो चुका, एक्नॉलेजमेंट आई है कि आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं। डॉक्यूमेंट रिसीव होने के बाद फिर कौन चेक करेगा, प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा। या तो डॉक्यूमेंट ओके होंगे तो 06 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर ओके नहीं हुए तो तुम्हारे घर 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू क्या आएगी, नोटिस आएगा। नोटिस का जवाब देना है हमें किसमें, REG04 में, उसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। वो भी टाइम लेंगे 7 दिन का, हम भी टाइम लेंगे 7 दिन का। 7 दिन के अंदर हमें क्या दे देना है, क्लैरिफिकेशन देना है। या तो क्लैरिफिकेशन ओके होगी या क्लैरिफिकेशन ओके नहीं होगी। ओके होगी तो GST नंबर ले लो, और ओके नहीं होगी तो बधाई हो, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। सर मजा आ गया, ये था प्रोसीजर, बिल्कुल ये था बेटा प्रोसीजर। नेक्स्ट बात, अब बड़ा ध्यान सुनना 2-3 बातों का, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। सर हम कितने रजिस्ट्रेशन लें? भाई तुम एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ले लो, 5 स्टेट में बिजनेस है 5 रजिस्ट्रेशन, 28 स्टेट के अंदर बिजनेस है तो 28 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। अगर आपका कहीं भी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर गया तो सारे स्टेट जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई, वर्ड सुनना, सारे वो स्टेट जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसको एग्रीगेट में तो हमने जोड़ा था लेकिन वहां हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं तो उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन पहले होता था, अब नहीं होता। जहां से भी, जिस स्टेट से, जिस यूटी से आप करेंगे टैक्सेबल सप्लाई, वहीं को लेना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन। सर हर स्टेट रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया, लेकिन क्या हम एक ही स्टेट, सिंगल स्टेट में भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? पहली बात तो करना ही क्या है, लेकिन फिर भी किसी बंदे को चूल है, अगर वो कहता है मेरे को सिंगल स्टेट में भी मेरे को मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं भिवानी भी काम कर रहा हूं, मैं रोहतक भी काम कर रहा हूं, मैं सांपला भी काम कर रहा हूं, है तो हरियाणा स्टेट, मैं 3 जगह काम कर रहा हूं तो मेरे को तीनों जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप एक स्टेट के अंदर भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, आपके मोर देन 1 बिजनेस होने चाहिए, एक से ज्यादा बिजनेस होने चाहिए। ओके सर। दूसरा, आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आते हो, आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आने चाहिए। और तीसरी चीज, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से नहीं ले सकते सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन, आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे जितने आपको लेने हैं रजिस्ट्रेशन। ओके सर। सर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए मेरे पास पैन नंबर होना जरूरी है, बिना पैन नंबर के आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आपका आधार ऑथेंटिकेशन जरूर होगा। अब ध्यान सुनिए, आधार ऑथेंटिकेशन क्या है। अगर आपके पास आधार नंबर है सर, वो तो उसी का आधार नंबर होता है जो इंडिविजुअल होते हैं। बिल्कुल, जो इंडिविजुअल है उसका आधार वेरिफिकेशन होता है। लेकिन सर एक बात बताओ, GST नंबर तो सबको चाहिए होता है। जैसे कोई कंपनी है, फर्म है, इनके तो आधार होते ही नहीं। कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है, AOP है, BOI है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इनके तो आधार होते ही नहीं। कोई बात नहीं, इनका भी आधार ऑथेंटिकेशन होता है। कंपनी के केस में इसका जो MD होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या होल टाइम डायरेक्टर होगा, उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। फर्म के केस में जो इसका पार्टनर होगा उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। ट्रस्ट के केस में जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है उसका किसी का भी एक का आधार ऑथेंटिकेशन होगा। AOP के केस में जो पर्सन और मेंबर होते हैं इनका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। HF के केस में जो कर्ता होता है उसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा। इट मींस आधार ऑथेंटिकेशन होता है। पैन नंबर होना चाहिए, आधार आपका होना चाहिए। ओके सर, ये कुछ बेसिक बातें थी थ्योरेटिकल की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या प्रोसीजर है और कैसे आपको काम करना है। फटाफट मैं आपका मैच करवा देता हूं, अभी मैच करवा देता हूं। एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई थी आपको रिवीजन में रिवाइज करवा देता हूं जल्दी से। हालांकि इससे टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा पक्की हो जाएं। सर रजिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सिखा दो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं रजिस्ट्रेशन का। सर रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव माना जाएगा, रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से माना जाएगा, इसलिए टॉपिक लिखते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमारा रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव माना जाएगा, ये एग्जामिनर का हॉट टॉपिक है, इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुने। जिस दिन आपका टर्नओवर, आपकी जो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको क्रॉस कर जाए। हरियाणा में हूं साहब, गारमेंट्स का बिजनेस करता हूं तो गुड्स बेच रहा हूं, तो एप्लीकेबल लिमिट क्या हो गई, 40 लाख, बधाई हो। वेद सोनी
गारमेंट्स बेचता है, सीए विद सोनी। 10 अगस्त को मेरा टर्नओवर चलते चलते पहली बार 40 लाख को क्रॉस कर गया। 40 लाख को क्रॉस कर गया। अब तक तो 40 लाख तक तो मुझे जीएसटी नंबर लेना ही नहीं था, 40 क्रॉस कर गया तो मुझे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। सर 40 लाख किस दिन क्रॉस किया? 10 अगस्त को। इस डेट को बोलते हैं लायबल। इस दिन आप लायबल हो गए थे। क्या लेने के लिए? जीएसटी नंबर लेने के लिए। आपको फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई थी कि हाँ कि मैं टैक्सेबल पर्सन बनने जा रहा हूं, लायबिलिटी आ गई थी आपके सर पे 10 अगस्त को। मैं भी, ध्यान रखना, जिस दिन आप अपना टर्नओवर को क्रॉस कर देते हो, जिस दिन आप लायबल हो जाते हो, उसके सही 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज आपको एप्लीकेशन लगा देनी होती है। हर हालात में ना लगाओगे तो फिर बाद में देखेंगे उसको। विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको लगा देनी है एप्लीकेशन। सर 10 अगस्त को आपका क्रॉस किया है तो 10 अगस्त से एक महीना 10 सितंबर, 10 सितंबर से पहले मैंने तो भाई साहब 25 अगस्त को ही क्या कर दिया? एप्लीकेशन दे दी डिपार्टमेंट की, मुझे रजिस्टर्ड कर दो। डिपार्टमेंट ने भी बड़ा फास्ट काम किया, उसने 28 अगस्त को मुझे क्या कर दिया? रजिस्टर्ड कर दिया। मतलब मेरा प्रैक्टिकली जीएसटी नंबर घर आ गया। 10 अगस्त को मेरा टर्नओवर क्रॉस किया था, 25 अगस्त को मैंने एप्लीकेशन लगाई, फाइल कर दी, और 28 अगस्त को मेरे घर जीएसटी नंबर आ गया। सवाल बेटा ये है, आपको रजिस्टर्ड 10 अगस्त से माना जाए, आपको रजिस्टर्ड 25 अगस्त से माना जाए, या आपको रजिस्टर्ड 28 अगस्त से माना जाए? बड़ा सोच के बताना। कुछ बच्चों का जवाब आएगा सर जीएसटी नंबर जहां से आया रजिस्टर्ड तो वहां से माना जाएगा, लेकिन गलत है। जिस दिन आप लायबल हो गए थे, जिस दिन आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया था, उसी दिन से आप रजिस्टर्ड मान लिए जाओगे, बशर्ते अगर आपने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन दी है तो। सर अब दोनों केस करवा दो हमें। इस केस में इस भाई ने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन दे दी, बिल्कुल दे दी, तो इसका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, आंसर है लायबल की डेट ऑफ लायबल 10 अगस्त से इसको रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। सर इसके पास नंबर तो बाद में आया, बेशक बाद में आया, इसको माना कहां से जाएगा? रजिस्टर्ड 10 अगस्त से। दूसरा केस, एक बंदा काम कर रहा था, सेम केस लेते हैं। 10 अगस्त को 40 लाख क्रॉस कर गया, ठीक है, 10 अगस्त को 40 लाख क्रॉस कर गया। इस भाई ने एप्लीकेशन देनी थी 10 सितंबर तक, एक महीने के अंदर अंदर, लेकिन इसने तो 15 सितंबर पे जाके एप्लीकेशन दी। 15 सितंबर पे इसने एप्लीकेशन लगाई है और डिपार्टमेंट ने इसको 18 सितंबर पे, 18 सितंबर को इसको जाके रजिस्टर्ड किया है। सर अब यहां इसके पास जीएसटी नंबर आया है, अब इसको कहां से रजिस्टर्ड माने? बेटा इसको 18 सितंबर एक्चुअल जिस दिन इसका रजिस्ट्रेशन आया है वहां से माना जाएगा। ये है एक्चुअल रजिस्ट्रेशन की डेट से। ये है इस केस में इसका आंसर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर अब एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, पेपर में सीधा एक चीज देखेंगे, क्या? जिस दिन डेट ऑफ लायबल, जिस दिन उसका टर्नओवर क्रॉस कर जाए, जो भी उसकी लिमिट है 10 लाख 20 लाख 40 लाख, 10 या 20 या 40, जिस दिन टर्नओवर इसको क्रॉस कर जाए, आपको सिर्फ एक चीज देखनी है पेपर में, क्या विद इन 30 डेज, क्या विद इन 30 डेज एप्लीकेशन लगाई रजिस्ट्रेशन के लिए? विद इन 30 डेज क्या एप्लीकेशन लगाई? या तो जवाब आएगा यस, या जवाब आएगा नो। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दी तो जिस दिन लायबल हुआ था, जिस दिन फीलिंग आई थी, उसी दिन को मान लिया जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं दी थी तो जिस दिन एक्चुअल में उसको, जिस दिन उसमें एक्चुअल डेट, जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उसको वहां से माना जाएगा रजिस्टर्ड। अब एक चीज और बता दूं सर, बाद में मान रहे हैं या पहले मान रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है भाई? इसको यहां से रजिस्टर्ड मान लिया, इसको यहां से रजिस्टर्ड मान लिया, उखाड़ क्या लिया? उखाड़ लिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट का जब चैप्टर आएगा, जब बताऊंगा, जिसने 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं दी और उसके पास पुराना कोई अगर क्रेडिट है, पुराना कोई माल था, उसका क्रेडिट है, टैक्स था, वो सब जीरो हो जाता है। ये बात अभी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मत सोचना कि 30 दिन के बाद आराम से करा लेंगे रजिस्ट्रेशन। दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत हो जाती है, आपके पास जो पुराना स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगा देते हैं तो आपको पुराने स्टॉक का भी क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। ओके सर, तो प्रोसीजर मैंने सिखा दिया आपको, सारी बातें बता दी प्रोसीजर की। पार्ट ए खुलेगा, फॉर्म REG 01 भरोगे, उसके अंदर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सक्सेस पैन वेरिफिकेशन होएगा, इसके बाद TRN नंबर जनरेट होगा, TRN नंबर से आप पार्ट बी भरेंगे। सारी बातें वही बता रखी हैं। पार्ट बी भरने के बाद फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी, एक्नॉलेजमेंट REG 02 पे आएगी। ओके सर, फिर सर क्या होगा? या तो आपकी प्रॉपर ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा, या तो एप्लीकेशन सही होगी या गलत होगी तो REG 03 में 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू घर नोटिस आएगा। 4 में
आपको क्लैरिफिकेशन देनी है, 5th में रिजेक्शन आ जाती है और 6th में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ओके सर, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने विद एग्जांपल आपको करवा दिया है। ठीक है सर। सर जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? एक छोटा सा पॉइंट है, 15 डिजिट का आपका जीएसटी नंबर होता है। पहले 2 डिजिट स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी के 10 डिजिट यूं के यूं पैन नंबर के होते हैं। अगले 10 डिजिट आपके एंटिटी कोड के होते हैं, आप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी आप क्या है, एचयूएफ है। और लास्ट कोई भी एक रैंडम चेकसम कैरेक्टर होता है, वो कुछ भी हो सकता है। सर एक चीज और बताओ, जीएसटी नंबर हमारे पास आ गया, अब इसको छुपाना है या दिखाना है? मतलब इसको हमारी कंपनी में सबसे पीछे की टॉयलेट के गेट के पीछे चिपका देना है, या एक ऐसे प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले करना है कि कोई भी आए उसको आते ही जीएसटी नंबर दिखे? बधाई हो, आपको जीएसटी नंबर आते ही डिपार्टमेंट बोलता है इसको छुपाना नहीं, इसको सोफे के पीछे नहीं लगाना है, अलमारी के अंदर नहीं लगाना है, कॉलर के पीछे नहीं चिपकाना है भाई, इसको प्रोमिनेंट प्लेस पे आपको चिपका के दिखाना है ताकि आते ही पता लग जाए कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन हैं। ओके सर। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड टैक्स कलेक्शन, जो बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वार्निंग देते हैं साफ साफ, उसको जीएसटी नंबर के बिना वो ऑथराइज्ड नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अरे हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत सारे लोग ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर कुछ लोग क्या कर देते हैं, जीएसटी नंबर है नहीं और कुछ भोले वाले लोगों से क्या कर देते हैं, टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। कई बार टैक्स रेट 5% होती तो ले लेते हैं 18%, गवर्नमेंट को दे देते हैं 5%, बाकी 12% अपनी जेब में। तो सारी चीजें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, एक चीज बताओ सर, अब आप, एक दिक्कत हमें जो आ रही है वो ये आई, जो आपने जस्ट एक इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट कराया, इसमें आपने कहा 10 अगस्त को उसका टर्नओवर क्रॉस किया 40 लाख को। मैंने कहा हाँ, बोला था सर। उसने 25 अगस्त को मान लो एप्लीकेशन लगाई और 28 अगस्त को उसके पास जीएसटी नंबर आ गया, जीएसटी नंबर आ गया। आप कह रहे उसको रजिस्टर्ड यहां से माना जाएगा 10 अगस्त से। मैंने कहा सर जब रजिस्टर्ड यहां से माना जाएगा लेकिन नंबर एक्चुअल में यहां से आया है, तो इन दोनों के बीच में 10 अगस्त से लेके 28 अगस्त के बीच में तो उसके पास जीएसटी नंबर था ही नहीं। हाँ, नहीं था। तो सर उसने माल भी बेचा होगा। मैंने कहा हाँ, माल बेचा होगा। तो उसने इनवॉइस भी काटा होगा। मैंने कहा इनवॉइस भी काटा है। लेकिन सर रजिस्टर्ड जब यहां से मान रहे हो तो जिन उन लोगों ने इनसे सामान लिया है वो क्रेडिट कैसे बुक करेंगे? आप रजिस्टर्ड यहां से मान रहे हो तो जब इसने सामान बेचा है तो किसी ने सामान खरीदा होगा। जिन लोगों ने सामान खरीदा है उनको तो जीएसटी नंबर के बिना इनका क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। बधाई हो। इन दोनों डेट के बीच में अब इन दोनों डेट के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको जारी करना पड़ेगा, रिवाइज इनवॉइस। वो दोबारा से उन इनवॉइस को रिवाइज कर देगा, जनरेट कर देगा, ताकि जिन लोगों ने इस पीरियड के बिटवीन में सामान खरीदा है उनको भी क्रेडिट मिल सके। सर ये कब तक? जिस दिन इसके पास एक्चुअल में जीएसटी नंबर आ गया था उसके विदिन 30 डेज, सही 30 दिन के अंदर इसको रिवाइज इनवॉइस जारी कर देने होते हैं। ओके सर, ये केस था आपका। एक्सप्लेन द इश्यू ऑफ रिवाइज्ड इनवॉइस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये तभी होता है जब डेट ऑफ लायबल पीछे की थी, एक्चुअल में जीएसटी नंबर बाद में आया है, तो इनके बीच में जो टाइम है इस दौरान जो भी सप्लाई हुई है उसके लिए आपको रिवाइज इनवॉइस जारी करने पड़ेंगे। सर एक चीज बताइए, हम क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेंगे? हर स्टेट हर अलग रजिस्ट्रेशन, लेकिन एक स्टेट में भी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। मैंने आपको करवा दिया है। फॉलोइंग कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी। पहला, आपके पास मोर देन वन प्लेस बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, आप कंपोजिशन स्कीम में ना आते हो। और तीसरा, आपने सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा हो तो आप ले लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सर नेक्स्ट टॉपिक बताओ, एक्सप्लेन शियो मोटू रजिस्ट्रेशन। शियो मोटू रजिस्ट्रेशन, ये एग्जाम में 2-3 नंबर का एक शॉर्ट थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है कि शियो मोटू रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। शियो मोटू रजिस्ट्रेशन क्या होता है? घबराइए नहीं नाम से, शियो मोटू। आपको जीएसटी नंबर लेना था। जैसे मान लो कोई बच्चा मेरी कंप्लेंट कर देता है, वेद सोनी एक बंदा है, जीएसटी पढ़ाता है, ठीक ठाक नॉलेज रख सकता है, अच्छी खासी फीस कमा रहा है, 20 लाख से ज्यादा की उसकी सर्विस की फीस रिसिप्ट है, तो उसको जीएसटी नंबर लेना चाहिए। लेकिन उस बंदे ने आज तक जीएसटी नंबर नहीं ले रखा। ये बात जीएसटी डिपार्टमेंट को पता लग जाती है। आप लायबल हैं, आपको लेना चाहिए था जीएसटी नंबर, लेकिन आप फेल्ड टू अप्लाई, आप ले नहीं रहे, तो आपके घर में घुस के आपको जीएसटी नंबर दे जाएंगे। आपके घर में घुस के जबरदस्ती आपको रजिस्टर्ड कर जाएंगे। उसको बोला जाता है शियो मोटू रजिस्ट्रेशन।
आप लायबल थे और फेल्ड टू अप्लाई, आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको घर बैठे टेम्परेरी रजिस्टर्ड कर जाएंगे। टेम्परेरी क्यों बोला? जब आपके घर बैठे रजिस्टर्ड करके जाएंगे, हो सकता है उसके आपके पास उस टाइम डॉक्यूमेंट ना हो, तो आपको 90 डेज का टाइम दिया जाता है। 90 डेज के अंदर अंदर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी मैनर, उसको पूरा करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। ओके सर। सर एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है मुझे घर बैठे जबरदस्ती रजिस्टर्ड करके और मां कसम वास्तव में मेरा टर्नओवर था ही नहीं ऊपर, तो आपके पास भी एक ऑप्शन है, आप अपील में जा सकते हैं, आप कोर्ट में जाके, लेकिन कोर्ट में जाना जिस दिन वो आपको टेम्परेरी रजिस्टर्ड कर गए, जिस दिन वो आपको टेम्परेरी रजिस्टर्ड कर गए उसके 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट भाग जाना, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 30 दिन के अंदर कोर्ट जाके बोल देना माई बाप मुझे जबरदस्ती रजिस्टर्ड कर गए, हाँ बाप ही फैसला सुनाइएगा क्या होगा, अब जो होगा वो कोर्ट करेगी। ठीक है सर, इसको बोलते हैं शू मोटू रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका? हमने जो सेक्शन किया है अब तक, हमने सेक्शन कर लिए पर्सन, सेक्शन नंबर 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 25 प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन नंबर 26 छोटा सा वो करवा देता हूं, सीरीज में चलने देते हैं। सेक्शन नंबर 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन। सर ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये तो 2 मिनट का है। डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है? अगर आपको डीम्ड रजिस्ट्रेशन, अगर आप SGST में रजिस्टर्ड हुए हैं तो आप CGST में भी रजिस्टर्ड हो गए और आप IGST में भी रजिस्टर्ड हो गए। बधाई हो आपको, एक जगह GST में अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो आप तीनों फॉर्मेट में रजिस्टर्ड हो गए, CGST में भी, IGST में भी और SGST में भी। अगर किसी जगह से आपको लात मार दी जाती है, आपको आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, जैसे आपने कोई गड़बड़ करी और आपका SGST से कैंसिल कर दिया गया, तो आप खुश मत हो ना कि कोई बात ना, मैं तो CGST में तो रजिस्टर्ड हूं, IGST में रजिस्टर्ड हूं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। आप एक जगह से निकले तो आप सब जगह से निकले, और आप एक जगह आए तो सब जगह आपको आया मान लिया जाएगा। इसको बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 27। सेक्शन नंबर 27 क्या बोलता था? स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल पर्सन। और ये स्पेशल पर्सन है कौन, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। स्पेशल पर्सन के अंदर 2 बंदे कवर हैं जिनको मैं भाई भाई बोलता हूं, एक CTP और एक NRTP। CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मौसमी मिंडक जो कभी कभी निकलते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट, एक यहां रहता नहीं, दूसरा कभी कभार काम करता है। इन दोनों लोगों के ऊपर गवर्नमेंट को विश्वास कम है, इसलिए इनको सेक्शन 24 में मैंने बताया था क्या, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। 1 रुपए का सामान बेचोगे तो भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर ठीक है, और क्या नियम है इनके लिए? बाकी लोगों को तो बाद में रजिस्ट्रेशन कराना है, इनको तो ये बोल रखा है काम जिस दिन स्टार्ट करोगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन काम स्टार्ट करोगे, दोनों के लिए बता रहा हूं बातें, जिस दिन काम स्टार्ट करोगे उसका 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कम से कम 5 दिन पहले एटलीस्ट है, एटलीस्ट 5 डे बिफोर आपको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। हे भगवान, काम चालू नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन इनको पहले लेना पड़ेगा। भूल जाओ टर्नओवर नाम की कोई चीज होती है। और ना सिर्फ इतना, जितना तुम्हें लगता है तुम कितना सप्लाई दे दोगे और तुम्हारा कितना टैक्स बनेगा, वो एस्टिमेटेड टैक्स भी हमारे पास एडवांस में जमा करा दो। एस्टिमेटेड टैक्स जितना भी लगता है वो एडवांस में जमा करवा दो। जमा करवाने के बाद GST नंबर देंगे तुम्हें। बिजनेस चालू करने से पहले अप्लाई करा दो, टैक्स सारा जमा करवा दो, उसके बाद हमें तुम क्या देंगे, GST नंबर देंगे। अच्छा सर। दूसरा, इनको परमानेंट नंबर कभी नहीं देते। ये जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो इनको 90 डेज के लिए इनका GST नंबर दे दिया जाता है। इनका GST नंबर की फर्स्ट टाइम जब दिया है तो GST नंबर की वैलिडिटी होती है 90 डेज। ओके सर। 90 दिन में इनका काम खत्म ही हो जाता है मोस्टली, क्योंकि मौसमी मेंढक होते हैं, कभी कभार काम करते हैं, जैसे मैंने ट्रेड फेयर का एग्जांपल लिया था। लेकिन अगर इनका 90 डेज के अंदर बाई चांस काम खत्म नहीं हुआ, ये इसी को में और बिजनेस करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, 90 + 90, ये मैंने क्रॉस क्यों लगा दिया, 90 + 90, 90 डेज की इनको एक्सटेंशन दे दी जाती है। टोटल कितना हो गया, 180 डेज। 180 दिन के बाद इनको किसी भी कीमत पे और एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, रिवैलिडेट नहीं किया जाएगा। ये कहते हैं भाई साहब हमें और भी एक्सटेंशन दे दो, तो गवर्नमेंट बोलेगी फिर एक काम करो, यहीं रहना स्टार्ट करो, परमानेंट बिजनेस में आ जाओ और परमानेंट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो। ठीक है सर। CTP की बात, NRTP की आपने बात बिल्कुल बताई।
ना यहाँ कोई टर्नओवर, ना यहाँ कोई टर्नओवर। इसको भी कराना मैंडेटरी, इसको भी कराना मैंडेटरी। इसको भी 5 दिन पहले अप्लाई करना, इसको भी 5 दिन पहले अप्लाई करना। इसको भी एडवांस टैक्स जमा कराना, इसको भी एडवांस टैक्स जमा कराना। इसको भी 90 दिन मिलेंगे, इसको भी 90 दिन मिलेंगे। इसको भी 90 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी। ओहो, इसको भी 90 दिन की एक्सटेंशन मिलेगी। सर फर्क क्या है? फर्क एक और है, ये जैसे हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, हमारा यहीं का बंदा है, बस काम कभी कभार करता है, तो ये नॉर्मल रिटर्न भरेगा जैसे हम भरते हैं GSTR 1, GSTR 2B, 3B जो भी है, ये नॉर्मल रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन जो NRTP है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ये GSTR 1, 3 ये नहीं भरता। इसके लिए फॉर्म ही अलग बना रखा है। शायद GSTR 5 में बुक से चेक करके देखता हूं तो ये अलग से अपना फॉर्म भरता है। ये नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं करता। GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल नहीं करता। कौन? NRTP। ओके सर, इसको हम करवा ही देता हूं तुम्हारे से मैच एक बार, बुक में ये आगे दे रखा है। ये रहा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बता दिया आपको। रजिस्ट्रेशन के लिए 5 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। 90 दिन मिलेंगे, 90 टोटल हो गए, 180 दिन से ज़्यादा मिलेंगे नहीं। ये बंदे हमारी तरह कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यहीं के होते हैं, तो GSTR 1 भी भरते हैं, 3 भी भरते हैं, सेम टू सेम सारा काम करते हैं, तो इसमें कोई चिंता परेशानी नहीं थी। लेकिन जो NRTP होता है उसमें 5 दिन वाला कॉन्सेप्ट यूं का यूं था, 90 दिन सेम था, 90 दिन सेम था, सब कुछ सेम था। लेकिन ये GSTR 5 भरता है। कौन सी भरता है? GSTR 5। ये 1 और 3 भी फाइल नहीं करता। दूसरी बात, GSTR 5 कब तक भर देता है? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। GSTR 5 NRTP को कब तक भरनी होती है? विदिन 20 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जिस महीने उन्होंने काम किया, भाई ध्यान से सुन लो, पेपर में पास होना है, GST में 40 नंबर लेके आने हैं, तो कॉन्फिडेंस बना के रखो। ध्यान सुन लो, GSTR 5 NRTP कब भरेगा? NRTP कब भरेगा सर? 2 सिस्टम है, या तो जो इसका जितनी इसकी वैलिडिटी है, जो इसके लाइसेंस की वैलिडिटी है, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है, जिस दिन वो एक्सपायर हो जाएगी उसके अंदर 7 दिन जोड़ दो। ये जो डेट आएगी ना, एक तो ये डेट है रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी का, एक्सपायरी के अंदर 7 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आई है वो, या जिस महीने उन्होंने काम किया है उस महीने के एंड, उस मंथ के एंड में जोड़ दो कितने? 20 दिन, 20 डेज। एक डेट आई है ये। इन दोनों डेट में जो भी अर्लियर डेट आएगी उससे पहले पहले GSTR फाइल कर देनी है। वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा से एक बार फिर देख लो कॉन्सेप्ट क्या बताया है। ओके सर, तो CTP NRTP हमारा हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है? सेक्शन 27 हमारा खत्म हो गया। अब करते हैं सेक्शन नंबर 28। बस अब तो 2 ही सेक्शन रह गए, 29 और 30। हमारा रजिस्ट्रेशन ओवर। 1 सेकंड का ब्रेक ले लेता हूं, पानी पी लेता हूं बीच में एक बार। हेलो हेलो। तो सेक्शन नंबर हमारा करते हैं बेटा, सेक्शन नंबर 28। ये क्या हो गया पेंसिल को? सेक्शन नंबर 28 करते हैं। सेक्शन नंबर 27 था स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल पर्सन। सेक्शन नंबर 28 है अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपको सर्टिफिकेट में कोई चेंज कराना है, आपने नाम चेंज कर लिया, आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, आपने ईमेल आईडी चेंज कर ली, तो आपको अपडेट तो कराना पड़ेगा ना भाई। आपने ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, आपने रूप चेंज कर लिया। सर अमेंडमेंट के बारे में बता दो आप। अमेंडमेंट जब भी आप करेंगे, वो अमेंडमेंट बेटा 3 टाइप की हो सकती है। अगर इसको ग्रामेटिकली लूं तो 3 प्रकार की हो सकती है। कौन सी? या तो है वो छोटा मोटा चेंज, माइनर चेंज, या वो है मेजर चेंज, और या ऐसा है जो चेंज ही नहीं है, आपने तो अपना रूप ही चेंज कर लिया, आपने रूप ही चेंज कर लिया, पर्सन ही चेंज हो गया। यू कैन से पर्सन चेंज। माइनर चेंज जैसे आपने मोबाइल नंबर चेंज किया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने पुराना मोबाइल नंबर जो अपडेट कराया था वो मोबाइल नंबर आपने चेंज कर लिया, आपने ईमेल आईडी चेंज कर ली। ये छोटे मोटे चेंज है भाई, चुटमुट हैं। इनको जाइए साइट पे ऑनलाइन और OTP आपके पास आएगा और ऑनलाइन सक्सेसफुल अपडेट कर दीजिएगा। मेजर चेंज में क्या आता है? आपने बिजनेस का नाम चेंज कर दिया साहब, बहुत बड़ी बात है। आपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट चेंज कर दिए। कंपनी में आपने पढ़ रखा है नाम चेंज कैसे होता है, ऑब्जेक्ट चेंज कैसे होते हैं। या आपके पास जो आपका करता है, जो पहले करता था चीफ के टाइम पे, या जो CEO है, या जो MD है,
आपके जो मेन पर्सन है जिनका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ था वो बंदे एडिशन हुए, डिलीशन हुए, बंदे चेंज हो रहे हैं। ऐसा चेंज आपको जिस दिन चेंज हुआ, ध्यान सुनना मैं क्या बोलता हूं, डेट ऑफ चेंज, जिस दिन चेंज हुआ डेट ऑफ चेंज के 15 डे सही 15 दिन के अंदर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। अगर नहीं किया तो पेनल्टी। 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दो, वो 15 दिन वो लेंगे। 15 डेज के अंदर आपने इन्फॉर्म किया था, 15 दिन का टाइम वो लेंगे। या तो आपका चेंज को अप्रूव कर देंगे कि आपका चेंज सही है, ओके है, या आपके चेंज को रिजेक्ट कर देंगे। अगर अप्रूव करेंगे तो आपका चेंज जो वो अपडेट हो जाएगा, और आपको रिजेक्ट करेंगे तो पहले आपके पास वही जैसे रजिस्ट्रेशन में था REG03 में आपके घर नोटिस आएगा, आप REG04 में इसका क्लैरिफिकेशन देंगे, 7 डेज का टाइम होता है, और बाद में वो आपकी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाइड होंगे तो चेंज को अपडेट करेंगे, अदरवाइज आपके चेंज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप पहले आपने नंबर ले रखा था इंडिविजुअल, और आपने इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप अब कंपनी बना ली, अब यहां तो पर्सन ही चेंज हो गया ना भाई, अब आपका उसी जीएसटी नंबर में काम नहीं चलाएगा। सर फिर करना क्या पड़ेगा? ये इतना बड़ा चेंज है, आपको पुराना जीएसटी नंबर सरेंडर करना पड़ेगा और न्यू जीएसटी नंबर आपको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। झंझट खत्म। सेक्शन नंबर 28 ओवर। सर सेक्शन अब कौन सा कराओगे बेटा? सीक्वेंस में चलेंगे। सेक्शन कराऊंगा 29, सेक्शन नंबर 29। सर इसका क्या नाम है? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब तक मैंने क्या सिखाया है? जीएसटी नंबर लिया कैसे जाता है, अब सिखाऊंगा कैंसिल कैसे किया जाता है। कैंसिल दो प्रकार से होता है, अगर इसको ग्रामेटिकली डायग्राम में लेंगे तो दो तरीके से हो सकता है। या तो वॉलेंट्री, हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं भाई साहब हमें जीएसटी नंबर की कोई जरूरत नहीं, पकड़ो अपना। या मैंडेटरी। मैंडेटरी जब होता है, पल्ले गांठ मार लो, जब आपने कोई ना कोई प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया है, कॉन्ट्रावेन किया आपने, कोई ना कोई गड़बड़ की है। क्या किया आपने? गड़बड़। वॉलेंट्री का केस सुन लेते हैं। मैंने मेरा बिजनेस बंद कर दिया भाई, बिजनेस बंद, क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद। क्या जरूरत है जीएसटी नंबर की? अप्लाई कर दूंगा, मेरा जीएसटी नंबर भाई सरेंडर कर रहा हूं मैं, बंद कर दो, कैंसिल कर दो जीएसटी नंबर मेरा। या मुझे लगता है जैसे बच्चे आके बोलते हैं सर आपने बहुत पढ़ा लिया, अब आप नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। आपके पास अब जो फीस आएगी वो लाख में तो छोड़िए 50-60 हजार में पूरे साल की पहुंचेगी। जब आपका टर्नओवर ही क्रॉस नहीं हो रहा, आपका बिजनेस इतना हो गया है, इतने छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, कभी जमाना था आपका लिमिट क्रॉस कर गया था, अब आपको लगता है कि मेरा टर्नओवर साल में थ्रेशोल्ड लिमिट के छू भी नहीं पाएगा और ऐसा फ्यूचर में भी नहीं होगा, करवा लो कैंसिल, अपना क्या दिक्कत है? नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तीसरा, आपकी डेथ हो जाती है, आप एक्सपायर हो जाते हैं, तो इस केस में जो आपके जो लीगल हायर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपका जीएसटी नंबर की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैंडेटरी। डिपार्टमेंट वाले आपका नंबर कैंसिल कर रहे हैं, पक्का कुछ गड़बड़ हुई होगी, जैसे कि आप इनवॉइस काटे जा रहे हैं, मजे की बात, इनवॉइस धड़ाधड़ काट रहे हैं, पक्के बिल काट रहे हैं, ना तो गुड्स बेच रहे हैं ना सर्विस बेच रहे हैं, मतलब फेक बिल काट रहे हैं, जीएसटी नंबर कैंसिल हो सकता है। जो प्लेस ऑफ बिजनेस आपने बताया था जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के टाइम, उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे तो सुअर घूम रहे हैं और आप वहां पे काम ही नहीं कर रहे, आप पता नहीं कहां कौन सी पहाड़ियों में जाके काम कर रहे हैं, तो आप गलत प्लेस ऑफ बिजनेस बताए बैठे हैं। तीसरा, आप मंथली स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है, आपको रिटर्न भरनी थी, रिटर्न्स के चैप्टर में बताऊंगा रिटर्न्स किस तरीके से दो टाइप से भरी जाती हैं, तो मंथली जाएंगी या क्वार्टरली जाएंगी। फिलहाल इतना सुन लो, अगर आपके ऊपर मंथली स्कीम थी और 6 महीने से ज्यादा हो गया, 6 मंथ नहीं, मैंने 6 मंथ से ज्यादा बोला, मतलब एक्सीडिंग 6 महीने से ज्यादा हो गया और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल। सर अगर हम क्वार्टरली स्कीम में हो तो कोई बात नहीं, एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं तो 2 क्वार्टर कर लो, अल्टीमेटली कोटा 6 का पूरा करना है, 2 क्वार्टर 3-3 महीने के। अगर आपने क्वार्टरली स्कीम में है और 2 क्वार्टर से ज्यादा हो गया, आपने रिटर्न नहीं भरी, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल। 5वां, जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो बैंक डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं, बैंक डिटेल्स भेजनी होती हैं, वो बैंक डिटेल्स आपने नहीं भेजी तो जीएसटी नंबर कैंसिल। आपने आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के अवेलमेंट में और यूटिलाइजेशन में कोई भी गड़बड़ करी है तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल। इट मींस डिपार्टमेंट के पास कई सारी पावर है, वो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। सर उसने जब कैंसिल किया वो तो बात समझ में आ गई, जब हमने कहा कि हमारा कैंसिल कर दो वो तुरंत कैंसिल करते हैं क्या? नहीं, वो पहले बेटा सस्पेंड करते हैं। ध्यान सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, जब आपने एप्लीकेशन लगाई कि मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल कर दो, पहले कैंसिल नहीं करते, पहले सस्पेंशन करते हैं, सस्पेंड करते हैं, देखते हैं तुम्हारा उनका कोई लेन देन बचा हुआ तो नहीं है। वो जब तक आपका सस्पेंशन का पीरियड रहता है, सस्पेंशन का पीरियड रहता है, तब तक आप ना तो जीएसटी रिटर्न भर सकते, ना टैक्सेबल सप्लाई कर सकते, ना आप रिफंड मांग सकते, ना आप क्रेडिट बुक कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन। क्लियर?
सर सस्पेंड कब से माना जाएगा? भाई जिस दिन आपने एप्लीकेशन जमा करा दी, या तो वो डेट, मैंने 25 तारीख को एप्लीकेशन दी कि मेरा जीएसटी सरेंडर कर दो, और कोई डेट नहीं बताई, तो 25 से ही सस्पेंशन मिल गया। मैंने 25 तारीख को एप्लीकेशन दी लेकिन ये बोल दिया 31 तारीख से मेरा सस्पेंड किया जाए, तो दोनों डेट में से आपको हमेशा लेटर देखनी है। लेटर, एक वो डेट जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी, एक वो डेट जो आपने डेट मेंशन की थी किसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, कि मेरा उस डेट से किया जाए, तो दोनों डेट में जो भी लेटर होगा वहां से सस्पेंशन आपको मिल जाएगा। ओके जी, तो अब हम सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब बता दिया मैंने आपको सर्टिफिकेट किन किन कारणों से आपका सस्पेंड या कैंसिल किया जाता है। आपका बिजनेस बंद हो गया है, आप एक्सपायर हो चुके हैं और आप रिटर्न फाइल नहीं करे, 6 महीने बीत चुके हैं, क्वार्टरली हैं तो 2 क्वार्टर बीत चुके हैं, सब कर लिया हमने, इनवॉइस काट रहे हैं, फेक इनवॉइस काट रहे हैं, आप आईटीसी के रूल तोड़ रहे हैं, आप बैंक डिटेल्स नहीं भेज रहे हैं, बैंक डिटेल कहाँ थी, ये बैंक डिटेल्स आप नहीं भेज रहे हैं, तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया तो पहले सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड कौन सी डेट से किया जाएगा वो मैंने बता दिया, ठीक है सर। सस्पेंशन के टाइम पे आप ना टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हैं, ना आप रिटर्न भर सकते हैं, ना आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। तो ये सारा टॉपिक भी क्या हो गया पूरा। सर एक चीज नेक्स्ट सेक्शन और करा दो, सेक्शन नंबर 30, लास्ट सेक्शन और करा दो, सेक्शन नंबर 30, इसका नाम है रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अगर डिपार्टमेंट ने मेरा किसी गलती की वजह से, मेरे से कोई गलती होगी साहब और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया, तो कोई बात नहीं, माफी मांग लो भाई जाके। लेकिन माफी जब मांगते हैं गलती ठीक करके, गलती ठीक करी नहीं जाके माफी मांगोगे। उसने कहा गलती ठीक करी, मैंने कहा वो तो मैं नहीं करूंगा, तो क्या बोलेंगे, हम भी रिवोक नहीं करेंगे। रिवोकेशन का बेसिकली मतलब क्या है, रिवोकेशन मतलब मेरा कैंसिलेशन ऑर्डर जो आपने जारी कर दिया उसको रिवोक कर लो, वापिस ले लो, मुझे दोबारा से रजिस्टर्ड कर दो मालिक, मुझे दोबारा से रजिस्टर्ड कर दो मालिक, इसको बोलते हैं रिवोकेशन। सर ये रिवोकेशन की एप्लीकेशन आपको देनी है जिस दिन आपको पता लग जाए कि तुम्हारा हो गया कैंसिल, उसके सही 30 दिन के अंदर अंदर लगा दो रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन। रिवोकेशन के लिए भी एप्लीकेशन जाती है, वो एप्लीकेशन भर दो। लेकिन एप्लीकेशन तब भरनी है जब आपने डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया हो। सबसे मेन बात सुनो, डिफॉल्ट रेक्टिफाई की स्टडी बनती है, डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर दिया, मतलब रिटर्न्स नहीं भर रहे तो रिटर्न्स फुल कर दो। अगर आपने टैक्स नहीं जमा करा रखा तो टैक्स जमा करा दो, पेनल्टी कोई पेंडिंग है पेनल्टी जमा करा दो, इंटरेस्ट कोई पेंडिंग इंटरेस्ट जमा करा दो, हर चीज जमा करा दो, उसके बाद माफी मांगनी है। सर तब भी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं। प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होती है, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और आपका सब कुछ ठीक लगा तो कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक भी किया जा सकता है। ओके सर, ये तमाम बातें हमने करी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर। इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, कई बच्चे पूछते हैं सर ये यूआईएन नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। दिखाता हूं कहां पे क्या है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हमने कर लिया, एनआरटीपी हमने कर लिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात बताता हूं एक तो तुम्हें, और एक समझाता हूं नोटिफाइड इंटरनेशनल एजेंसीज, नोटिफाइड इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में। 2 कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं, उसके बाद हमारी क्लास क्या हो जाएगी खत्म। और आपका रजिस्ट्रेशन 100% मैंने करा दिया। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, ध्यान से सुनना, सबसे जरूरी होते हैं, एमटीपी आरटीपी नहीं, एक पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे आपने बताया था अमेजॉन फ्लिपकार्ट जी, ये लोगों की 99% फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, ये फिजिकल अपीयर नहीं होते, तो इनको पकड़ें कैसे, टैक्स कैसे लेन से। तो हमारी भारत सरकार बोलती है जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जो भी यहां आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, पहले इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस यहां पे है तो जो भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस या फिजिकल प्रेजेंस आपका होगा, उस वहां से आपका टैक्स से संबंधित जितने भी चीजें हैं पूरी कर ली जाएंगी। लेकिन अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, सॉरी, अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, क्या है, तो जो भी यहां आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई भी बंदा जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हम उसके थ्रू आपसे टैक्स ले लेंगे। सर ऐसा सिस्टम है, ना पीपी है फिजिकल प्रेजेंस है, ना रिप्रेजेंटेटिव है। अब क्या होगा, तो भाई बात सुन लो, ही ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आपका ना यहाँ फिजिकल प्रेजेंस है ना यहाँ आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो काम करने से पहले आपको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप काम कर पाओगे। और जिससे अपॉइंट करोगे उससे हम क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे। ओके सर, एक बात तो ये बतानी थी। दूसरा,
नोटिफाइड कुछ एजेंसीज हैं, नोटिफाइड कुछ एजेंसीज हैं जिनको नोटिफाइड इंटरनेशनल वर्ड था, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जिनको आप यूआईएन नंबर देते हैं। यूआईएन नंबर मतलब यूनिक आइडेंटिटी नंबर। इन लोगों से टैक्स लिया नहीं जाता। जैसे कि जो यूएनओ की ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोई ब्रांच है, फॉरेन जितनी भी कंट्री उनकी एम्बेसी वाले जो लोग हैं, जो राजनयिक लोग हैं, या जिनको कमिश्नर ने नोटिफाइड कर रखा है, ऐसे लोगों को अगर आप गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो, फॉरेन एम्बेसी वाला कोई बंदा है, वो आपकी दुकान पर आता है और वो आपसे सामान लेता है, ये आपकी शॉप है, वो आपसे सामान लेता है, तो उसको सामान तो दोगे, उसे जीएसटी भी चार्ज करोगे, लेकिन उसके बिल में उसका यूआईएन नंबर मेंशन कर दोगे। इनके पास एक नंबर होता है यूआईएन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, जो इनको भारत सरकार जीएसटी डिपार्टमेंट जारी करता है। ये एक बार तो जीएसटी भर देते हैं, लेकिन बाद में इसको रिक्लेम, रिफंड वापस ले लेते हैं। तो जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं, फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज हैं, जितने भी यूएनओ की ब्रांचेज हैं, जिनको भी कमिश्नर ने नोटिफाई कर रखा है, ये लोग एक बार तो टैक्स दे देते हैं, लेकिन अपने यूआईएन नंबर की मदद से इस टैक्स को रिक्लेम, रिफंड वापस ले लेते हैं। ये जीएसटीआर 11 भरते हैं, शायद तो 11 ही देखूं, हाँ जीएसटीआर 11 भरते हैं क्वार्टरली बेस पे। लेकिन ध्यान देना, इनको रिफंड क्लेम करना होता है लास्ट जिस महीने इन्होंने गुड्स या सर्विस रिसीव की, उसके 6 महीने के अंदर अंदर इनको अपना जीएसटी रिफंड मांग लेना होता है गवर्नमेंट से। तो ये सारी तमाम बातों के साथ हम अपना जीएसटी नंबर, ये जी सबसे घुमा फिरा के इतनी सारी बातें जीएसटी के अंदर थी, हमने मोस्टली सारी बातें करी हैं। हो सकता है एक आध कॉन्सेप्ट छूट भी गया हो, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं, सर वो कॉन्सेप्ट रह गया, उसकी वीडियो अलग से बना दो। इस चैप्टर को आप 2 बार कम से कम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन 110% मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर फटाफट करते हैं हम स्टार्ट, जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।